जैसा कि पहले मैंने 2 वीडियो में आपको समझाया दोस्तों कि बैंक क्या काम करती है, इसकी टोपी उसके सर। 2 तरह के लोग होते हैं समाज में, एक जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे है जो सेवर्स है, और दूसरे तरह के जिनको पैसे की कोई ना कोई वजह से ज़रूरत है जो नीडी है। तो सेवर्स क्या करते हैं कि अपने पैसे को सेफ रखने के लिए बैंक में पैसे जमा करते हैं, और बैंक वाले वही पैसे जो ज़रूरतमंद है उनको पैसे देते हैं हायर इंटरेस्ट पर, और जिन्होंने डिपॉजिट किया होता है उनको कम इंटरेस्ट देते हैं। बीच में जो मिलता है वो उनका प्रॉफिट। लेकिन बदलते समय के साथ जैसे एप्लीकेशंस अपडेट होती है, जैसे हर एक इंसान को अपने नॉलेज को एक्वायर करके अपने आप को अपडेट करना चाहिए, वैसे समय समय के साथ, बदलते समय के साथ बैंकिंग सर्विसेज भी बदली है, बैंकिंग सेवाओं में भी अपडेट हुआ है। आज बैंक लिमिटेड काम नहीं लेकिन बहुत सारे काम करती है। उसमें से कुछ काम जो प्राइमरी फंक्शन है, जो उसके मेन काम है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। स्टार्ट करते हैं प्राइमरी फंक्शन। आपको पता ही है पहला काम क्या करती है, सबसे पहला काम बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब बैंक पढ़ते हम लोग, अब बैंक एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम द पीपल सेवर्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। लोगों के पास डिपॉजिट के तौर पर, लोगों के पास से डिपॉजिट के तौर पर बैंक क्या करती है, पैसे एक्सेप्ट करती है। इट गिव्स सेफ्टी टू द डिपॉजिट्स ऑफ कस्टमर्स बाय एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ फंड्स। वो जो बैंक है वो पैसे के कस्टोडियन के तौर पर काम करती है और हमारे पैसे को सेफ रखती है। इन अ वे पीपल लेंड देयर मनी, लेंड देयर सेविंग्स टू द बैंक्स फॉर विच बैंक्स गिव देम इंटरेस्ट। एक तरीके से देखने जाए तो जो सेवर्स है वो बैंक को लोन देते हैं और बैंक उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देते हैं। एक तरीके से अगर बोलने जाए तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि बैंक जब पैसा एक्सेप्ट करते हैं तो वो किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी। तो दोस्तों ये डिपॉजिट्स कितने तरह की होती है आज हम लोग समझेंगे कि डिपॉजिट्स कितने तरह की होती है और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं। मेनली डिपॉजिट्स 3 तरह के होते हैं। एक होती है सबसे पहले करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। सबसे पहले तो करंट अकाउंट ओपन कौन करवाता है, तो करंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेसमैन जिनका खुद का बिजनेस होता है वो करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब ये करंट अकाउंट की स्पेशलिटी क्या है, उसका मेन रीजन क्या है करंट अकाउंट ओपन करवाने का, तो ये करंट अकाउंट में सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है बिजनेसमैन को वो ये होता है कि वो जितने चाहे उतने ट्रांजैक्शन कर सकता है एक ही दिन में। बैंक उनसे कोई भी चार्ज लेंगे नहीं। उसकी कुछ लिमिटेशन, मतलब लिमिटेशन का मतलब है तो फिर करंट अकाउंट में क्या कुछ मिलता है हमें डिपॉजिट करने के बाद? डिपॉजिट करने के बाद हमें इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं दोस्तों, करंट अकाउंट जो भी ओपन करवाता है बिजनेसमैन उसको चेकबुक तो मिलती है लेकिन उसको इंटरेस्ट मिलता नहीं है। क्योंकि करंट अकाउंट में क्या फैसिलिटी मिलती है, आप जितने चाहो उतने ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, और बैंक का भी अपना एक मेंटेनेंस होता है, उनके भी एम्प्लॉइज होते हैं, उनको भी सबको सैलरी करनी होती है, उनका भी जो भी मतलब उनका भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होता है। तो इसीलिए जितने ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं उनका मेंटेनेंस चार्ज उतना बढ़ता है। लेकिन करंट अकाउंट में बैंक इतनी फैसिलिटी हमें देती है, इंटरेस्ट नहीं देती है बैंक, लेकिन इतनी फैसिलिटी देती है कि जितने ट्रांजैक्शन चाहे उतने कर सकते हैं, और एक व्यापारी के लिए उससे बढ़िया फैसिलिटी कोई नहीं है। इसलिए ज़्यादातर व्यापारी जो होते हैं वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता नहीं है, लेकिन एक दिन में जितने चाहे उतने ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। ज़्यादातर कौन ओपन करवाता है? व्यापारी लोग। चलो पढ़ते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। अ करंट अकाउंट इज ओपनड विद अ बैंक इन द नेम ऑफ बिजनेस, फर्म और एन इंडिविजुअल। करंट अकाउंट जो है वो किसी भी बिजनेस के नाम से, फर्म के नाम से या तो किसी व्यक्ति के नाम से ओपन किया जा सकता है। द डिपॉजिट्स इन दिस अकाउंट आर मोर लिक्विड देन एनी डिपॉजिट इन अदर अकाउंट। दूसरे किसी भी अकाउंट से सबसे ज्यादा लिक्विड करंट अकाउंट की डिपॉजिट होती है, क्योंकि व्यापारी ने बहुत सारे लोगों को चेक दिया भी होता है और बहुत सारे लोगों से उसको चेक मिला भी होता है। तो एक ही दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे पैसे विड्रॉ भी होते हैं और बहुत सारे पैसे उनके अकाउंट में डिपॉजिट भी होते हैं। विड्रॉल कैन बी मेड फ्रॉम दिस अकाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। एक दिन में जितने चाहे इतनी बार विड्रॉल कर सकते हैं इस अकाउंट से। ये इस अकाउंट की स्पेशलिटी है। The customers of this account are given a checkbook but do not get interest on current account deposits.
करंट अकाउंट के जो कस्टमर्स होते हैं उनको चेकबुक तो मिलती है लेकिन उनको इंटरेस्ट मिलता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सर्टेन टाइम्स बैंक्स में इम्पोज सम काइंड ऑफ सर्विस चार्जेस ऑन दिस अकाउंट। कई बार तो बैंक्स करंट अकाउंट होल्डर से इंटरेस्ट लेते हैं, चार्ज लेते हैं। इंटरेस्ट मतलब चार्ज लेते हैं। क्या चार्ज लेते हैं कि हम जो फैसिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट जो भी करंट अकाउंट होल्डर होता है उनको अच्छी फैसिलिटी चाहिए बैंकिंग की, तो कुछ बैंक जो बहुत अच्छी सर्विस देते हैं वो तो चार्ज भी करते हैं करंट अकाउंट होल्डर से। A customer may even obtain overdraft facility for business purpose on this account as per rules of the bank. बिजनेसमैन को एक और फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट पे, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मतलब क्या, मान लो कि कोई व्यापारी है, उसके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा पैसे उसको चाहिए, या तो उसने उससे ज़्यादा का चेक दे दिया है, अब उसको बाद में पता चला कि मैंने तो ज़्यादा का चेक दे दिया है, अब वो बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए। लेकिन हर एक बैंक देखेगी कि कितने सालों से व्यापारी का अकाउंट है और उसके ट्रांजेक्शन, व्यापारी के ट्रांजेक्शन कितने हैं और मतलब जो टोटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसका अमाउंट, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके एक लिमिट डिसाइड करती है बैंक। नहीं तो कोई चाहे उतना ही ओवरड्राफ्ट ले सकता है दोस्तों। और ऐसे कोई ओवरड्राफ्ट, अगर मान लो कि मैं करंट अकाउंट ओपन कर लूँ और फिर मैं बोलूँ लाओ 2 करोड़ का ओवरड्राफ्ट और फिर मैं चला जाऊँ पैसे लेकर, तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है ना, वो पूरा कैलकुलेशन के साथ होती है। बैंक पूरा अपना रिस्क कैलकुलेट करने के बाद ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी डिसाइड करती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये होता है आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे कुछ ज्यादा पैसे आप क्या कर सकते हो, थोड़े दिन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन बाद में इंटरेस्ट के साथ चुका भी देने पड़ते हैं। तो ये था करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। टोटल 3 तरह की डिपॉजिट्स होती है दोस्तों। उसमें पहला मैंने करंट अकाउंट डिपॉजिट्स आपको समझाया, अब दूसरा सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स। ज्यादातर जो सामान्य इंसान है, ठीक है, जिनको शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे रखने हैं और जब भी जरूरत हो तब पैसे विड्रॉ करने हैं, तो हम जैसे जो सामान्य लोग, जो सामान्य नॉर्मल पीपल, जिनको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो कौन सा अकाउंट ओपन करवाएंगे, सेविंग्स अकाउंट। ये सेविंग्स अकाउंट में आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे रख सकते हो और जब भी चाहे तब पैसे क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। या क्या इस सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है? हाँ, नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है। ज़्यादातर बैंक्स 4% के आसपास इंटरेस्ट देती है, 4% के आसपास इंटरेस्ट देती है। कुछ प्राइवेट बैंक्स अपने प्रमोशन के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट भी देती है, लेकिन नॉर्मली नॉमिनल 4% के आसपास इसमें इंटरेस्ट मिलता है पूरे ईयर का। पीपल यूजुअली डिपॉजिट, पढ़ते हैं सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट। पीपल यूजुअली डिपॉजिट सेविंग्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन दिस अकाउंट फॉर विच बैंक्स गिव देम इंटरेस्ट। ज़्यादातर जो लोग हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए इस अकाउंट में पैसे रखते हैं और बैंक उसके लिए क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। अपॉन रिक्वायरमेंट दे कैन विड्रॉ विद अ चेक और विड्रॉल स्लिप। जब भी पैसे की जरूरत हो तो विड्रॉल स्लिप या चेक के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। In present times, they can also withdraw money from this account by using डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आज के समय में हम ATM के थ्रू, जिसको डेबिट कार्ड भी कहा जाता है, और क्रेडिट कार्ड भी थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हम विड्रॉ कर सकते हैं पैसे को। दोस्तों 3 तरह की डिपॉजिट, एक करंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेसमैन ओपन करवाते हैं, सेविंग्स अकाउंट नॉर्मली जिनको शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे रखने हो बैंक में और जब चाहे तब विड्रॉ कर लेने हो तो वो सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाता है, उसमें नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट के अंदर ही एक डिपॉजिट आती है रिकरिंग डिपॉजिट। सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट के अंदर ही आती है एक रिकरिंग डिपॉजिट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ पैसे बचा नहीं सकते हैं, या तो एक साथ पैसे बचाना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ पैसे बचा नहीं सकते, या तो एक साथ पैसे बचा नहीं सकते। वैसे लोग क्या करते हैं, बैंक में रिकरिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं। और इस रिकरिंग अकाउंट में क्या होता है, नॉर्मली ज़्यादातर 5 साल के लिए रिकरिंग अकाउंट होता है। 5 साल के लिए हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, हर महीने वो अमाउंट हमें बैंक को पे करना होता है। जैसे कि मेरी सेविंग 1000 रुपये हो रही है, तो मैं बैंक को बोलूँगा कि हर महीने की 5 तारीख को मैं 1000 रुपये जमा करवाऊँगा। कब तक, 5 साल के लिए। तो वैसे मेरी सेविंग्स धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
और 5 साल में जितना भी पैसा जमा हुआ है बैंक उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड मनी के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देगी। इससे क्या होगा कि 5 साल के बाद मुझे जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है कोई भी काम के लिए, तब मुझे एक साथ वो पैसे मिल जाएंगे। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो एक साथ पैसे बचा नहीं सकते या तो पैसे बचाना नहीं चाहते, लेकिन ये सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स के ही एक टाइप है। तो रिकरिंग डिपॉजिट्स समझते हैं दोस्तों। दिस डिपॉजिट्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स का ही एक टाइप है। People who do not wish to save or cannot save bigger sums of money save and deposit small amounts each month for some period of time in this account। जो लोग एक साथ पैसे बचाना नहीं चाहते या तो एक साथ पैसे बचा नहीं सकते हैं बड़े अमाउंट में, वो लोग छोटे छोटे अमाउंट हर महीने बैंक में जमा करते कुछ समय के लिए, जैसे कि ज़्यादातर 5 सालों के लिए होता है। Thus the savings gradually increase and interest is paid on the accumulated money। धीरे धीरे सेविंग्स बढ़ती जाती है और जो accumulated money है, जो पैसा इकट्ठा हुआ है, उन सब के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। Thus these deposits are called recurring deposits। क्योंकि ये हर महीने जमा होते रहते हैं, हर महीने ये बढ़ता रहता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स। क्योंकि हर महीने पैसे बढ़ते रहते हैं, इसलिए उसको हम रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। अब मान लो ऐसा हुआ दोस्तों कि हमने रिकरिंग अकाउंट ओपन करवाया है, किसी महीने कुछ प्रॉब्लम हुआ और हम महीने की 5 तारीख को वो 1000 रुपये जमा ना करवा सके, तो क्या होगा, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। तो अगर मान लो कि कोई रिकरिंग अकाउंट होल्डर किसी महीने अपना जो इंस्टॉलमेंट है, जो भी अपने डिपॉजिट है वो जमा नहीं करवाता है, तो उसके बदले में बैंक्स उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी कुछ, और वो नॉर्मली जितनी डिपॉजिट होती है उसके आसपास कुछ, वो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट होती नहीं है, तो पेनल्टी लगाती है। या तो फिर जो हमारा इंटरेस्ट होता है 5 साल का जो भी, उसमें से वो पेनल्टी हमें काट के मिलती है, मतलब इंटरेस्ट थोड़ा हमें कम मिलता है। तो ये होता है, ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि मान लो कि रिकरिंग अकाउंट, हमने रिकरिंग अकाउंट ओपन करवाया है और हम कोई महीने भूल गए, तो फिर क्या होगा, बैंक हमें पेनल्टी लगाएगी या तो फिर हमारे इंटरेस्ट में से उतने रुपए क्या कर देगी, हमें डिडक्ट कर देगी, कम कर देगी। यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में, बाय रूल्स ऑफ सम बैंक्स इफ अ पर्सन skips टू डिपॉजिट सम मंथ्स मनी इन दिस अकाउंट सी और ही मे हैव टू पे अ पेनल्टी अलोंग विथ सम इंटरेस्ट लॉस। अगर कोई महीने हम लोग ये पैसे डिपॉजिट नहीं करते तो बैंक हमारे ऊपर पेनल्टी लगाएगी या तो इंटरेस्ट में से उतने पैसे क्या कर देगी, काट देगी। बात वही की वही है दोस्तों, हम पेनल्टी भरे या तो इंटरेस्ट में से कट जाए, बैंक हमसे वसूल लेगी वो जो भी हमने, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन होता है यहाँ पर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक डिपॉजिट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। रिकरिंग डिपॉजिट ज़्यादातर दोस्तों आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट्स बैंक एक्सेप्ट करती है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा रिकरिंग डिपॉजिट्स अगर कहीं पर होती है तो वो भारतीय डाक खाता, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट, इंडियन पोस्ट, जो पोस्ट ऑफिसेज होती है, क्योंकि वो फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिकरिंग डिपॉजिट्स इंडियन पोस्ट में जमा होती है। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 ही डिपॉजिट समझाई है आप लोगों को। पहली मैंने समझाई करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, दूसरी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, उसमें ही रिकरिंग डिपॉजिट्स आती है। करंट अकाउंट में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ज़्यादातर बिजनेसमैन ओपन करवाते हैं। सेविंग्स अकाउंट जो है वो सामान्य इंसान जिनको शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे जमा करवाने होते हैं और जब चाहे तब विड्रॉ कर लेने हो, तो सेविंग्स अकाउंट, उसमें नॉमिनल 4% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट जो होते हैं रिकरिंग अकाउंट, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट से, नॉर्मली 5.5% से 7% के आसपास इसमें इंटरेस्ट मिलता है रिकरिंग डिपॉजिट्स में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पीरियड ज़्यादा है और हर महीने पैसे जमा करने और कुछ सालों के बाद पैसे मिलेंगे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। और अब मैं आपको समझा रहा हूँ थर्ड डिपॉजिट। कुछ लोग जिनके पास पैसे है और लंबे समय तक उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग जिनके पास पैसे है और लंबे समय के लिए उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है और जो अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं। बहुत सारी असेट क्लास होती है, जब हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं या हमारे पैसे कहीं पर जमा करते हैं तो उससे पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम पैसे कहाँ पर रखें। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग असेट क्लास होती है। जैसे कि मान लो कि पैसे है लेकिन उसको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं बैंक में। तो सारी असेट क्लास, अब कैसे डिसाइड करें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें,
तो दोस्तों इसके लिए रिस्क और रिटर्न ये गिनना होता है, रिस्क रिटर्न रेशियो ये कैलकुलेट करना होता है कि भाई कोई भी एसेट क्लास में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क कितना है और सामने रिटर्न कितना मिल रहा है। तो रिस्क रिटर्न रेशियो जो होता है वो कैलकुलेट करना होता है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके लिए तो बहुत जरूरी है रिस्क रिटर्न गिनना, कि हम जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर रिस्क कितना है और रिटर्न कितना है। तो दोस्तों सबसे कम रिस्क अगर किसी में है तो वो फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में है, मतलब एफडी में है। सबसे कम रिस्क, वहां पर आपके पैसे नहीं डूब सकते। फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर किसी के भी पैसे नहीं डूब सकते, तो सबसे कम रिस्क वहां पर होता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पर रिस्क कम होता है वहां पर रिटर्न भी सबसे कम होता है, और जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर रिटर्न भी ज्यादा होता है। वेयर देयर इज अ मोर रिस्क देयर विल बी मोर रिटर्न, and when there is less risk there will be less return. As risk is higher return is also higher, and as risk is lower रिटर्न इज ऑल्सो लोअर। मैं सारी असेट क्लास की कंपैरिजन में आपको समझा रहा हूँ कि सारी असेट क्लास जो है ना, सारी असेट क्लास जहां पर पैसे लगाने हैं, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये समझना ही आने वाले समय में। तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो उसमें से एक है एफडी, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की जरूरत नहीं है और जिसको सबसे ज्यादा अपना पैसा सेफ रखना है वो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। हाँ, हालांकि तीनों डिपॉजिट में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यहां पर मिलता है। क्यों? क्योंकि बैंक में क्या होता है, जितना कम समय के लिए आप पैसा रखोगे उतना बैंक आपको कम इंटरेस्ट देगी, और जितना ज्यादा समय के लिए आप पैसा रखोगे बैंक में उतना बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगी। तो यहां पर हम लंबे समय के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए बैंक यहां पर सभी जो डिपॉजिट मैंने समझाए उसमें सबसे ज्यादा पैसे, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर मिलता है तो फिक्स लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में मिलता है। ये किसके लिए है? जिसको लंबे समय तक पैसे की जरूरत नहीं है और जो सेफ चाहते अपने पैसे को, रिस्क नहीं उठाना चाहते, वो एफडी करते हैं। These deposits are for a fixed period of time, and usually people who want to deposit money for long period of time choose such deposits. ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे जमा करवाना चाहते हैं और जो रिस्क पसंद नहीं करते वो फिक्स डिपॉजिट सिलेक्ट करते हैं। बैंक्स पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स अमंग ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। हर तरह के डिपॉजिट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यहां पर मिलता है। दोस्तों, मैं असेट्स क्लास की बात मैंने अलग की और डिपॉजिट की बात मैंने अलग की। जितनी भी असेट्स क्लास है ना, उसमें सबसे कम रिटर्न अगर मिलता है तो एफडी में मिलता है। लेकिन जितने भी डिपॉजिट्स है ना, जैसे करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमें कहां पर मिलेगा? एफडी में मिलेगा। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, असेट क्लास अलग है और डिपॉजिट्स अलग है। कस्टमर्स गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ऑन सच पेमेंट्स। इस तरह की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है फिक्स्ड डिपॉजिट में। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, मान लो मैंने 5 लाख रुपए की एफडी की बैंक में। कोई बैंक है जहां पर मैंने 5 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट की 5 साल के लिए। अब मुझे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है 5 साल के बाद, जो भी मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट के साथ मुझे पैसे मिलेंगे। 5 लाख रुपए जो भी इंटरेस्ट के साथ 5 साल के बाद मुझे पैसे मिलने वाले। अब हुआ है ये कि 2 साल के बाद मुझे अचानक 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। अब 1 लाख रुपए की जरूरत के लिए अगर मैं 5 लाख रुपए की एफडी विड्रॉ कर लूंगा, अगर मैं वो एफडी तोड़ दूंगा, बैंक तो मुझे दे देंगे, लेकिन और बैंकों को देना ही पड़ेगा। अगर मैं मांगू तो बैंकों को देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक की डेफिनेशन में है रीपेबल ऑन डिमांड। जब भी हम डिमांड करें तो हमें पैसे, लेकिन मुझे जितना इंटरेस्ट मिलने वाला होगा ना, मेरी जो 5 लाख रुपए वो तो मिलेंगे, लेकिन जितना इंटरेस्ट मिलने वाला होगा ना उसमें से बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का लॉस मुझे बहुत ज्यादा होगा। तो अगर मान लो मुझे मेरी एफडी नहीं तुड़वानी है तो मैं बैंक को क्या बोल सकता हूं कि मेरे 5 लाख रुपए एफडी के तौर पर आपके पास पड़े हैं, मुझे वो एफडी के ऊपर लोन चाहिए, एफडी के ऊपर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए 1 लाख रुपए की, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है अभी। तो बैंक क्या करेंगे, उसी एफडी के ऊपर आपको 1 लाख रुपए की लोन दे देगी, और वो 1 लाख रुपए जैसे ही हमारी जरूरत पूरी हो तो हम इंटरेस्ट के साथ वो पैसे उनको क्या करेंगे, वापस दे देंगे। हमारी भी जरूरत पूरी हो गई और हमारी एफडी भी तुड़वाने की जरूरत पड़ी नहीं, और बैंक तो सबसे सेफ है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो वो मेरी एफडी में से जो 1 लाख रुपए और जो इंटरेस्ट है वो क्या करेंगे, वो काट कर मुझे पैसे वापस दे देंगे।
आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक समझाया आप लोगों को, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कस्टमर्स गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ऑन सच पेमेंट्स। तो ये थे अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स जो बैंक एक्सेप्ट करती है, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स, उसके अंदर रिकरिंग डिपॉजिट्स और फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट डिपॉजिट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट में नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है, रिकरिंग डिपॉजिट में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में। ये तो बात हो गई डिपॉजिट्स की। ये डिपॉजिट का बैंक क्या करती होगी, सिर्फ देखती रहती होगी कि हाँ डिपॉजिट आई इतनी सारी, नहीं। ये डिपॉजिट्स का बैंक क्या करती होगी, ये डिपॉजिट्स बैंक पैसा घुमाती है। बैंक इकोनॉमी में क्या करती है, पैसा घुमाती है। जो पैसा उनके पास आया है वो पैसे जिनको जरूरत है उनको क्या करती है, बैंक लोन देती है और इसी तरीके से तो बैंक मुनाफा कमाती है। तो इसलिए सेकंड उनका जो फंक्शन है वो है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन देना, उधार देना। किसको उधार देती है, चलो पढ़ते हैं यहां पर। व्हेन इंडिविजुअल्स और investors or farmers or other professionals require money for personal or investment purposes, they borrow funds, they borrow from banks and banks provide credit by charging a rate of interest। जब भी कोई व्यक्ति, कोई इन्वेस्टर या तो कोई प्रोफेशनल या तो कोई फार्मर, जब भी इनको पैसे की जरूरत होती है तो ये लोग बैंक के पास जाते हैं और बैंक इनको सब कुछ चेक करके, वेरीफाई करके, क्योंकि बैंक ऐसे ही लोन नहीं दे देगी, नहीं तो कोई भी बैंक से लोन ले लेगा और फिर वापस नहीं चुकाएगा। तो बैंक सब कुछ वेरीफाई करती है, उसके बाद वेरीफाई करने के बाद बैंक इनको क्या करती है, लोन देती है और बदले में इंटरेस्ट लेती है। इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, बोरोइंग और क्रेडिट कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ये जो लोन होती है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मीडियम टर्म के लिए होती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है। अगर आप कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज़ों के ऊपर लोन लेते हो, जैसे कि एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो इन सब के ऊपर ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन मिलती है, वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलेगी। मान लो कि अगर हम एसी ले और ऐसा बोले 20 साल की लोन करनी है हमें, तो नहीं करेंगे बैंक वाले, क्योंकि पता है कि एसी की लाइफ ही 5 साल है, 5 से 6 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल, 10 साल। जैसे ही एसी बिगड़ेगा हम लोन चुकाना ही बंद कर देंगे। तो इसीलिए मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ना, उसके ऊपर जो लोन मिलती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। फिर अगर मान लो कार लोन लेनी है हमें, ठीक है, फिर पर्सनल लोन लेनी है, ये सब मीडियम टर्म होती है। ये ज़्यादातर 3 से 5 साल के लिए, 1 से 5 साल के बीच में होती है मीडियम टर्म। और लॉन्ग टर्म, मान लो होम लोन, घर के लिए हमें लोन लेनी है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये 10-15 साल, 20 साल उसके लिए लोन मिलती है। तो ये जो बोरोइंग लोन होती है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। दिस टाइम पीरियड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली फिक्स्ड एंड मे वेराई फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। ये टाइम पीरियड जो है ना, ये कोई स्ट्रिक्टली फिक्स नहीं है, लेकिन अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग टाइम पीरियड, जैसे मैंने आपको बोला ना कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलती है। हाउएवर इन अ थियोरेटिकल सेंस, अगर थियोरेटिकल सेंस में समझा जाए, शॉर्ट टर्म इज अ पीरियड अप टू 1 ईयर, मीडियम टर्म इज अ पीरियड बिटवीन 1 and 5 years एंड लॉन्ग टर्म इज अ पीरियड बिटवीन 5 and 15 years। शॉर्ट टर्म गिनना जाए तो 1 साल के अंदर की जो लोन होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 1 से 5 साल के लिए जो होती है वो मीडियम टर्म के लिए होती है, और 5 से 15 साल के लिए जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्पस, क्रेडिट कैन बी फॉर पर्सनल रीजंस, जिसको पर्सनल लोन बोलते हैं, फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जिसको एग्रीकल्चरल लोन बोलते हैं, एंड फॉर बिजनेस एक्टिविटी, जिसको बिजनेस लोन बोलते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग लोन बैंक प्रोवाइड करती है। द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज वेराई विद पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए बैंक्स अलग अलग इंटरेस्ट लेते हैं। अगर कोई फार्मर एग्रीकल्चर के लिए लोन लेता है तो वहां पर इंटरेस्ट रेट कम होगा, और अगर मान लो कि कोई कार परचेस करने के लिए लोन लेता है, क्योंकि वो लग्जरी है, वो नेसेसरी नहीं है, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये था सेकंड फंक्शन, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। आपको पता ही है और आपको पता चल गया हो। तो दोस्तों आज के लिए रखते हैं हम इतना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और 3 प्राइमरी फंक्शंस के बारे में समझाऊंगा। आशा रखता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।